दिमागी कीड़े का इलाज अगर दरियाफ्त कर लिया जाए तो शायद इस इलाज का सबसे ज्यादा इसकी जो डिमांड आएगी वो उन हजरात और उन पार्टियों की जानिब से आएगी जो कि हिंदुत्व के नजरिए पर यकीन रखते हैं। कहते हैं कि खुश फहमी का कोई इलाज नहीं, और बीजेपी के कई नेताओं ने इस कहावत को सच साबित कर दिखाया हुआ है। हम आपको टाइम टू टाइम बीजेपी और आरएसएस के नेताओं की जानिब से दिए गए ये बयानात दिखाते रहते हैं जिनमें वो अपने दिल के किसी कोने में बने हुए छोटे से स्टोर में पड़ी हुई इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि अखंड भारत एक बार फिर बनना चाहिए और बांग्लादेश और पाकिस्तान को दोबारा इंडिया के साथ मिल जाना चाहिए। बड़े से बड़े नेता से लेकर गली के खंबे में पार्टी के झंडे लगाने वाले छोटे से छोटे कारकुन तक सबके दिल में ये हसरत पनप रही होती है कि आखिर कब हम अपना अखंड भारत दोबारा देख पाएंगे। बीजेपी आरएसएस के नेता सुबह सुबह अपने बाथरूम में जाते हैं और वहां पर लगे हुए शीशे के साथ लगा हुआ अखंड भारत का नक्शा देखकर पहले ये प्रार्थना करते हैं कि कब वो दिन आएगा जब दोबारा अखंड भारत बनेगा, और इसके बाद वो अपना मुंह धोते हैं और हकीकी दुनिया में तशरीफ लेकर आ जाते हैं मुंह धोने के बाद। बीजेपी के नेताओं को चाहिए तो मुस्लिम मेजॉरिटी बांग्लादेश और पाकिस्तान, लेकिन इन हजरात का हाल ये है कि जब खाना भी खा रहे होते हैं तो वो भी उनको ब्राह्मण कुक के हाथ से ही बना हुआ चाहिए। यानी चाहिए मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके पाकिस्तान के और बांग्लादेश के अखंड भारत के लिए, लेकिन खाना भी जब खा रहे हैं तो ब्राह्मण कुक चाहिए खाना बनाने के लिए भी। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर रही हैं ममता बनर्जी साहबा, उन्होंने कहा है कि जब अमित शाह बंगाल में आए थे तो उनका खाना ब्राह्मण कुक ने बनाया था। तो एक तरफ ये हाल है टॉलरेंस का, तो दूसरी तरफ अखंड भारत चाहिए जिसमें कम से कम 65 करोड़ से ज्यादा मुसलमान होंगे। इस नई लिस्ट में अब एक और नाम ऐड हुआ है, बीजेपी के साबिक महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, और इनका नाम है देवेंद्र फडणवीस। मौसूफ फरमाते हैं कि हम अखंड भारत पे बिलीव करते हैं और एक ना एक दिन तो कराची भी इंडिया का हिस्सा हो जाएगा। ये जो मौसूफ फडणवीस बाबू हैं ये खुली आंखों से ये भी सपने देख रहे होते हैं कि एक दिन वो कराची के हॉक्स बे वाले बीच पे खड़े होंगे चीफ मिनिस्टर के रूप में और ये पुकार रहे होंगे कि कराची का किंग कौन, तो समंदर से आवाज आएगी फडणवीस जयकांत शेखरे। कुछ ऐसे ही मासूमाना से सपने होते हैं इनके बीजेपी से जुड़े हुए हजरात के। असल में बात शुरू हुई थी सारी मिठाई की दुकान से। जी हाँ, ये अखंड भारत का पूरा किस्सा हलवाई की दुकान से शुरू हुआ है और रसगुल्ले से स्टार्ट हुई बात अखंड भारत पे आकर खत्म हुई है। देखिए, हुआ यूं कि महाराष्ट्र में एक मशहूर मिठाई की दुकान है जिसे कराची स्वीट्स कहते हैं। अब इस दुकान पर शिवसेना के कुछ गुंडे आते हैं रसगुल्ले खरीदने के लिए और शॉप के मालिक को कहते हैं कि ये तुमने कराची स्वीट्स नाम क्यों रखा है इसका, ये तो हमें पसंद ही नहीं है, इसको चेंज करो। हालांकि ये बड़ी पुरानी दुकान है, कई डेकेड से ये दुकान वहां पर है और इस जैसी मिठाइयाँ पूरी बम्बई में कोई नहीं बनाता। स्पेशली इसके जो गुलाब जामुन और उसकी बर्फियाँ हैं और उसके रसगुल्ले हैं ये दिल्ली तक जाते हैं। लेकिन फिर भी नाम की वजह से इनके हुनर और शेफ की इंसल्ट की गई कि नाम खराब है आपका, नाम चेंज करें। अब इस वाकये की बात शिवसेना की कजिन जो जमात है बीजेपी, उसके एक लीडर और महाराष्ट्र के साबिक सीएम, ये जो हम जिनकी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, फर्नांडिस साहब, इनसे मीडिया ने पूछा कि सर ये जो कराची स्वीट में वाकया हुआ है, यहाँ पर गुंडे घुस गए थे शिवसेना के और उन्होंने कहा है कि नाम चेंज करें, तो इस पे आप क्या कहेंगे। अब उसूल तो यह है कि मिठाई की दुकान का नाम सुनकर फर्नांडिस साहब के दिमाग में बर्फी या लड्डू या खीर वगैरह का नाम आना चाहिए था, लेकिन चूंकि उनका ताल्लुक बीजेपी से है तो उन्होंने फौरन कह दिया कि भाई हम बीजेपी वाले तो अखंड भारत पे यकीन रखते हैं, एक दिन तो कराची भी हमारा हिस्सा होगा। अब इनके इस बयान के बाद नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के भी बाज वर्कर्स एक्साइटेड हो गए और उनके दिल में भी एक फीलिंग्स जगी और उनमें से एक जो बंदे हैं जिनका नाम है नवाब मलिक, जो कि खुद भी मौसूफ जो है वो मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम तो कब से कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान को मर्ज कर ले। अगर दीवारें बर्लिन गिर सकती है तो ये तीनों मुल्क आपस में क्यों नहीं एक हो सकते, इनको मिलकर एक मुल्क होना चाहिए। यहाँ आपको ये भी बता दें कि ये जो जहर है अखंड भारत वाला, ये बीजेपी इंडिया के स्टूडेंट्स के दिमाग में भी भर रही है। और मोदी जी का जो होम टाउन है गुजरात, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के 6 मस्ट रीड बुक हैं। यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक उसूल बना हुआ है कि ये 6 बुक आपने लाजमन पढ़ने। इनमें से एक है शाइनिंग इंडिया और गुजरात के 42,000 प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में ये बुक पढ़ाया जाता है।
इस बुक में आपको मालूम है क्या कहा गया है, बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है? इस बुक में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, तिब्बत और भूटान ये सब अखंड भारत हैं। थे नहीं, अखंड भारत हैं। अब यहाँ पर एक सवाल है कि एक तरफ स्टूडेंट्स को सुबह शाम टीवी पर यह दिखाया जाता है कि पाकिस्तानी बहुत खराब हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, टीवी पे उनको ये दिखाया जाता है और किताब में उनको ये पढ़ाया जाता है कि ये अखंड भारत है सारा। ये बताएं कि इन स्कूलों से किस किस्म की प्रोडक्ट बाहर निकलेगी, किस किस्म के ये जो बच्चे निकलेंगे पढ़ के, इनके दिमाग में किस किस्म की ट्रेनिंग होगी और किस किस्म के ख्यालात होंगे। कहते हैं कि बच्चों का दिमाग कोरे कागज की तरह होता है, उस पर जो भी लिखेंगे वो वही समझ लेते हैं, वही सच समझ लेते हैं। और अगर बच्चा घर से जब जाएगा, स्कूल से निकल कर घर जाएगा और टीवी पे देखेगा कि पाकिस्तान ऐसा है तो बांग्लादेशी ऐसे हैं, और जब स्कूल में आएगा तो स्कूल में पढ़ाया जाएगा ये सारे मुल्क हैं तो ये सारे मुल्क हमारे हैं दरअसल, तो उसके दिमाग में यकीनी तौर पर उसका करैक्टर ऐसा ही बिल्ड होगा कि मुझे ये सारे मकबूजा इलाके जो है वो छुड़वाने हैं अपने। उसके जहन में यकीनी तौर पर यही खाका बैठेगा कि ये सारे जो इलाके हैं ये हमारे हैं, इसमें कब्जा किया गया हुआ है और बांग्लादेशी भी खराब है, पाकिस्तानी भी खराब है, इन्होंने कब्जा किया हुआ है। यकीनी तौर पर ऐसी ही कुछ प्रोडक्ट निकलेगी और इसका फिर खतरनाक नतीजा निकलेगा, क्योंकि ऐसे लोग अगर फिर हुकूमत में और पॉलिटिकल पार्टियों में आएंगे तो यही हाल होगा जैसे आप बीजेपी और आरएसएस के कारकुनों को देख सकते हैं। यहाँ ये भी मेंशन करना जरूरी है कि बीजेपी के जो साबिका जनरल सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम है राम माधव साहब, ये भी बड़े जोर और शोर के साथ अखंड भारत की कैंपेन करते रहे हैं। हालांकि इनका ताल्लुक आरएसएस से नहीं रहा, बीजेपी से रहा है। अलबत्ता इनका जो तरीका है वारदात है ये बाकी बीजेपी के नेताओं से जरा हटके था। यानी वो अपनी आइडियोलॉजिकल वारदात कुछ इस तरह करते थे कि वो ये फरमा रहे होते थे कि हमें इन मुल्कों यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों को इतना ज़्यादा प्रो इंडिया बनाना है और इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा करना है हमें कि ये लोग खुद ही हमें कहें कि भाई हमें भी शामिल कर ले इंडिया में। मौसूफ फरमाते हैं कि इट वुडंट बी थ्रू आर्मीज बट ओनली थ्रू पॉपुलर गुड विल। इसका मतलब है कि आर्मी नहीं करेगी, ये लोग खुद ही करेंगे। इसका मतलब क्या है? 5th जनरेशन वॉर की बात कर रहे हैं दरअसल। ये 5th जनरेशन वॉर में नादरीन ये होता है कि आप जिस मुल्क को टारगेट करते हैं उसके लोगों के जहन को आप वर्गलाने की कोशिश करते हैं अपने मकसद की खातिर। ये 5th और 6th जनरेशन वॉर का एक अहम तरीन हिस्सा है और इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया इस वॉर में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से खेल रहा होता है। ये उनका एक स्पेशलिटी है। तो राम माधव साहब जो बीजेपी के सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनका इशारा था कि हमें थ्रू पॉपुलर गुडविल के तहत अखंड भारत बनाना है, यानी कि वहाँ के लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करें, उनको इस तरह की तालीमात दें कि वो खुद ही बोलें कि अखंड भारत बना दो, हमें अपने अंदर इंक्लूड कर लो। अच्छा, इनका जो ज़्यादातर ध्यान था राम माधव साहब का, ये ज़्यादातर बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऊपर ही था। इंडिया की रीयूनियन अगर करनी है तो इन दोनों मुल्कों के ख़ास तौर पर अपने साथ मिलाना चाहिए, जबकि आरएसएस और बीजेपी के जो दूसरे रहनुमा हैं ये अखंड भारत में आधी दुनिया डाल देते हैं। वो कहते हैं कि जनाब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, बर्मा, तिब्बत वगैरह वगैरह ये सारे डायरेक्टली हमारे हिस्से हैं और ईरान और अरब जो हैं वो इनडायरेक्टली हमारे हिस्से हैं, यानी दिस इज अवर जोन ऑफ इन्फ्लुएंस। ये उनकी थ्योरी है कि बाकी जो अरब और ईरान बच गए ये हमारा जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये हमारे छप्पर छांव के नीचे रहते हैं, यानी ये हमारी मर्जी के मुताबिक पॉलिसीज बनाएंगे, बाकी फिजिकली बाउंड्रीज हमारी इतनी ज्यादा होंगी। ये है अखंड भारत। लिहाजा ये एक बहुत ही डेंजरस किस्म की एक थ्योरी है और इसको अगर एज अ थ्योरी ही देखा जाए तो बेहतर है। अगर इसको प्रैक्टिकली बीजेपी या आरएसएस इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो ये एक इस खित्ते के लिए बहुत ही खतरनाक किस्म की चीज़ हो जाएगी।